डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच इस वीडियो लेक्चर में पढ़ाने जा रहा हूँ और मैं इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ कि आप इसे ध्यान से देखेंगे तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच? डेफिनेशंस मैंने दोनों बहुत सरल भाषा में हिंदी में लिखा हुआ है, इसे आप देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच, इसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष कथन, और इनडायरेक्ट स्पीच इसको कहते हैं अप्रत्यक्ष कथन, या एक अन्य शब्द भी है परोक्ष कथन, इसको परोक्ष कथन भी कहते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन हिंदी में, वक्ता द्वारा कहे गए शब्दों को उसी के शब्दों में ज्यों का त्यों लिख देना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। यानी वक्ता माने बोलने वाला कोई भी व्यक्ति होगा वो वक्ता कहलाएगा। इस टाइम मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं वक्ता हूं। तो वक्ता द्वारा कहे गए शब्द, जो भी बात वक्ता कहता है, कुछ भी कह रहा है, उसे बिल्कुल हूबहू उसी के शब्दों में ज्यों का त्यों अगर लिख दिया जाए तो उसी को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे यहां नीचे एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। अब उसने मुझसे कहा तो क्या कहा, वो आगे इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। तो जिसने ये बात कही वो वक्ता हो गया, सुना जिसको रहा है अपनी बात वो हो गया ऑब्जेक्ट, वो मैं हो गया। तो उसने मुझसे कहा आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। तो उसके जो शब्द थे उसको डायरेक्टली वैसे का वैसे ही लिख देना डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। डायरेक्ट स्पीच हमेशा दो इन्वर्टेड कॉमास के बीच में लिखा जाता है। अब सेकंड पॉइंट, इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच को हम कहते हैं अप्रत्यक्ष कथन। जो डायरेक्ट नहीं है वो इनडायरेक्ट है, जो प्रत्यक्ष नहीं है वो अप्रत्यक्ष है। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहते हैं, वक्ता द्वारा कहे गए शब्दों को उसी के शब्दों में लिख देना, सॉरी, वक्ता द्वारा कहे गए शब्दों को अपने शब्दों में लिख देना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। यानी जो लैंग्वेज, जो भाषा वक्ता ने इस्तेमाल की है उसको आप अपनी भाषा में अगर व्यक्त करते हैं, लिखते हैं, तो वही हमारा इनडायरेक्ट स्पीच होता है। अब जैसे इसको, जो डायरेक्ट स्पीच था उसको हमने इनडायरेक्ट में बदला, तो डायरेक्ट स्पीच क्या था, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई एम योर फ्रेंड, और आई एम योर फ्रेंड को हमने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है। अब इसको हमने जब इनडायरेक्ट बनाया तो ही टोल्ड मी, इसमें सेड और टू को बिल्कुल खत्म कर दिया गया, उसकी जगह पे टोल्ड कर दिया गया, और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के हमने दैट लगा दिया, और दैट के बाद आई की जगह पे ही हो गया वह, एम की जगह पे वॉज पास्ट टेंस में हो गया माई फ्रेंड, योर की जगह पे माई हो गया। अब ये कैसे होता है, आई की जगह पे ही कैसे हो गया, एम की जगह पे वॉज कैसे हो गया, योर की जगह पे माई कैसे हो गया, ये अभी मैं आगे आपको समझाऊंगा। तो हमने देखा कि डायरेक्ट स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, दोनों की डेफिनेशन और एग्जांपल्स देखिए। अब उसको आगे अगर हम बढ़ाते हैं तो उसके पहले एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर। जब हम इनको जान जाएंगे तभी हम आगे कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बढ़ा सकते हैं। तो वाक्य हमारे 5 प्रकार के हैं और इन पांचों प्रकार को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब इन पांचों को हम जान जाएंगे तभी हम आगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हैं। क्योंकि अगर ये 5 प्रकार के वाक्य हैं तो 5 प्रकार से डायरेक्ट स्पीच बनेंगे, लेकिन इनडायरेक्ट सबका जो बनता है वो केवल असर्टिव सेंटेंस में बनता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन पांचों प्रकारों में, पांचों प्रकार के वाक्यों में अंतर क्या क्या है। तो ये हम सभी लोग जानते हैं कि जब एक सेंटेंस खत्म होता है तो उसके लास्ट में एक निशान लगता है। वो निशान या तो फुल स्टॉप हो सकता है, वो निशान या तो क्वेश्चन मार्क हो सकता है, या वो निशान
एक्सक्लामेटरी साइन भी हो सकता है। यही 3 निशान है जब कोई सेंटेंस खत्म होता है तो उसके लास्ट में लगाते हैं। तो अब ये 5 प्रकार के अगर वाक्य हैं तो इसमें सबसे पहला अंतर इन्हीं निशानों से निकल आता है। असर्टिव सेंटेंस के लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप लगता है। इंटरोगेटिव के लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगता है। इंपेरेटिव के लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप लगता है। ऑप्टेटिव के लास्ट में एक्सक्लामेटरी साइन लगता है और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के लास्ट में भी एक्सक्लामेटरी साइन लगता है। तो इन निशानों से यह क्लियर हो जाता है कि अगर फुल स्टॉप लगा है तो वो सेंटेंस या तो असर्टिव होगा या फिर इंपेरेटिव होगा। अगर क्वेश्चन मार्क लगा है तो बहुत क्लियर है कि वो इंटरोगेटिव के अलावा दूसरा कोई सेंटेंस हो ही नहीं सकता है। लेकिन अगर एक्सक्लामेटरी का साइन लगा है तो वो सेंटेंस हमारा ऑप्टेटिव होगा या एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ही हो सकता है। तो एक तो बहुत बड़ा अंतर इसी से क्लियर हो जाता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं विधिसूचक वाक्य। अब विधिसूचक वाक्य या असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? वे वाक्य जो साधारण तौर पे लिखे जाएं, इसको हिंदी में कथन भी कहते हैं। विधिसूचक को हिंदी में कथन भी कहते हैं। कथन का माने साधारण रूप से किसी बात को कहना। तो चाहे हम साधारण रूप से किसी चीज का वर्णन कर रहे हों, चाहे हम साधारण रूप से किसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हों, तो वो सब हमारे असर्टिव सेंटेंस में आते हैं। असर्टिव सेंटेंस को इंग्लिश में स्टेटमेंट भी कहते हैं। स्टेटमेंट का माने कथन ही होता है। दूसरा सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में बहुत क्लियर है कि प्रश्नवाचक वाक्य वे वाक्य जो सवाल पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वे हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तीसरा हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस को हम आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। आदेशात्मक वाक्य का मतलब कि जिसमें आदेश दिखाई पड़े, वे वाक्य जिनमें आदेश का भाव दिखाई पड़े। जैसे तुम इधर आओ, वहां जाओ, ये काम करो, चलो अपनी पढ़ाई करो, जाओ एक गिलास पानी लेके आओ। इस तरह के सेंटेंसेस जो आदेश का भाव व्यक्त करें, वे हमारे आदेशात्मक वाक्य होते हैं। इसमें इसको हम प्रार्थनात्मक वाक्य भी कहते हैं, जिसमें कि आदेश की जब बात होती है तो कोई बड़ा होता है तो वो छोटों को आदेश देता है, लेकिन जो बड़ा होता है वो छोटों को आदेश देता है, लेकिन जब छोटों को बड़ों से कोई काम करवाना होता है तो वे रिक्वेस्ट का भाव रखते हैं। वो प्लीज कह के, काइंडली करके अपनी बात को कहते हैं। तो इसमें रिक्वेस्ट भी आता है, इसमें ऑर्डर भी आता है, इसमें एडवाइस भी आता है। तो इस तरह से अब इसको हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। चौथा सेंटेंस हमारा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य या इच्छात्मक वाक्य। इन वाक्यों में जो हृदय की तीव्र इच्छाएं हैं वो इसमें दिखाई पड़ती हैं। अब इसमें जैसे कि आशीर्वाद, वे वाक्य जिनमें आशीर्वाद का भाव हो। अब तरह तरह से आशीर्वाद आप लोग सुनते हैं, देखते हैं। बड़ों को आप नमस्ते करिए तो बड़े आपको आशीर्वाद देते हैं। तो आशीर्वाद वाले वाक्य जितने भी होते हैं वे हमारे ऑप्टेटिव में आते हैं। आशीर्वाद का उल्टा श्राप होता है, क्योंकि आशीर्वाद किसी के भले के लिए होता है और श्राप किसी के बुरे के लिए होता है। तो ये भी अंदर से इच्छा निकलती है तभी आदमी के मुंह से निकलते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस हमारे ऑप्टेटिव होते हैं और इनके लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन ही लगाया जाता है। पांचवा सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। विस्मयादिबोधक वाक्य वे वाक्य जिसमें विस्मय का बोध हो, यानी वे वाक्य जिनमें आश्चर्य का बोध हो। इसको आश्चर्य सूचक वाक्य भी कहा जा सकता है। अब इसमें तरह तरह से हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे इंग्लिश में हुर्रा से शुरू होने वाले वाक्य, एलास से शुरू होने वाले वाक्य, ब्रावो से शुरू होने वाले वाक्य। तो ये सारे सेंटेंसेस हमारे जो होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी के दायरे में आते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस
जैसे अरे, ओह, इस तरह के जो हम चौंक कर जब कोई बात कहते हैं तो वहां पर जो है एक्सक्लेमेटरी का भाव होता है।